स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर। दिल्ली की विभिन्न अदालतों में उनके खिलाफ चल रहे कई मामलों में आज सुनवाई होनी है, जिनमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ सकता है। आईआरसीटीसी घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों को दिल्ली की सीबीआई की विशेष अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ेगा। ये मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के होटलों के टेंडर देने में कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, लालू यादव अब सीबीआई के घेरे में है और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपियों की मौजूदगी अनिवार्य है। इस अदालत में आज लैंड फॉर जॉब मामले में भी सुनवाई होनी है। इस मामले में आरोप तय किए जाएंगे, लेकिन इस सुनवाई में लालू या तेजस्वी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होना आवश्यक नहीं है। यह मामला लालू के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोपों से संबंधित है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के लिए आज का दिन खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली की विभिन्न अदालतों में उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही चल रही है और चल रहे मामलों में आज सुनवाई होनी है, जिनमें उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होना पड़ सकता है। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। विवेक, क्या खास देखने को मिल सकता है आज? क्या ये फिजिकल तौर पर कोर्ट में पेश हो सकते हैं? बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, क्योंकि 24 सितंबर को ही कोर्ट ने आदेश दिया था कि आज इस मामले पर आरोप तय किया गया है जो आईआरसीटीसी घोटाला है। उस मामले में उनको फिजिकल पेश होना है, जिसमें लालू, राबड़ी और तेजस्वी समेत जो आरोपी पहुंच चुके हैं आज कोर्ट कि क्या इनके ऊपर आरोप किए गए, क्योंकि जो इस मामले में की है उनका सुनवाई के बाद उनसे किया था और ऑर्डर में करते हुए आज की तारीख तय फिजिकल रूप से पेश होने के लिए कहा था। और ओवरऑल जब इस मामले में आरोप तय करने पर अपना फैसला सुनाएगा, उसके बाद ये तय होगा कि क्या इस मामले में आगे का ट्रायल चलेगा या इनके लिए आगे की राह आसान हो जाती है, क्योंकि कोर्ट ने इन लोगों को समन करके आज के लिए पेश होने के लिए कहा था। इस वजह से कोर्ट पहुंच चुके हैं। हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा कि क्या कोर्ट को लगता है कि प्राथमिक सिफारिश जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें पर्याप्त सबूत है कि इनके ऊपर आरोप तय किए जाए या नहीं। इसके लिए हमें दाऊद रेवेन्यू कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा, जो अभी थोड़ी देर में देगी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, सारी जानकारी साझा करने के लिए आपको। हमारे साथ में अनिल ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, क्या लगता है अगर आज गिरफ्तारी हो जाती है किसी की, सीबीआई जांच तो पहले से ही चल रही है, तो क्या चुनावी माहौल पर क्या असर पड़ सकता है? तेजस्वी यादव और लालू यादव दोनों को ही तलब किया गया है। माधवी जी, देखिए, एक जो बिहार की स्थिति है वहाँ जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है जी। तो होता क्या है कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका उल्टा असर होता है, और मुझे लगता है कि अगर गिरफ्तारी हो जाती है, अभी तो फैसला आना बाकी है, लेकिन गिरफ्तारी अगर हो जाती है तो हो सकता है इसका, और जिसकी मुझे ज्यादा संभावना लग रही है कि इसका उसे लाभ मिलेगा, जो एक सहानुभूति बनती है, वो सहानुभूति का लाभ उनको मिल सकता है, खासकर तेजस्वी को अभी। और क्योंकि लालू भी उसमें घिरे हुए हैं और लालू तो मुख्य रूप से घिरे हुए हैं इस मामले में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे समस्या शायद, मतलब जिस तरह से हम लोग सोच रहे हैं कि
होनी चाहिए गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी के बाद लोग ये सोचेंगे कि नहीं ये तो दागी हैं और दागी को हमें वोट नहीं देना चाहिए, तो शायद इसका उल्टा भी हो सकता है और मुझे इसकी संभावना अधिक लग रही है। तो अनिल जी, सीबीआई भी मामलों की जांच कर रही है, खंगालने में जुटी हुई है, तो क्या लगता है सीबीआई कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट लेकर के सामने आ सकती है तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ? देखिए माधवी जी, ऐसा है कि इसमें मामले में तो कोई मतलब ये इफ बट्स है नहीं, बहुत साफ है मामला और प्रमाण भी ऐसे मिले हैं सीबीआई को, और जहां से इन्होंने लिया है वो भी एकदम से साफ है, बिल्कुल पारदर्शिता के साथ। तो मामला तो बहुत साफ है, और जो घटना है लैंड लेके और नौकरी देना, लैंड फॉर जॉब जिसको कहा जा रहा है, तो ये मामला तो साफ है, सीबीआई के पास सबूत हैं और इसीलिए इसकी संभावना लग रही है कि शायद गिरफ्तारी भी हो जाए और कोर्ट इसकी इजाजत भी दे दे। तो मामला तो बहुत साफ है जी। और सीबीआई की तरफ से जब इतने सारे, देखिए ये मामला चल रहा है काफी समय से जी। और सीबीआई के पास जब तक पुख्ता सबूत नहीं आ गए होते तब तक वो कोर्ट में उनकी इस तरह से पेश नहीं करता। ठीक है, ठीक है। तो ये तो तय है कि सीबीआई अपनी तरफ से वो सारे सबूत पेश करेगा और गिरफ्तारी अगर होती है तो गिरफ्तारी भी होगी, लेकिन अभी देखना है कि कोर्ट क्या फैसला देता है, कोर्ट किस रूप में इसको देखता है। ठीक है, तो कुल मिला के देखा जाए तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने राज्य की आर्थिक अपराध शाखा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पर कथित कोयला घोटाला मामले में सबूतों से छेड़छाड़ और न्यायिक प्रक्रियाओं में हेराफेरी करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज और विधानसभा में विपक्ष के नेता चरणदास महंत ने आरोप लगाया है कि एक आरोपी सूर्यकांत तिवारी की जमानत के मामले में ईओडब्ल्यू एसीबी ने सह आरोपी निखिल चंद्राकर के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत एक जाली बयान वाला दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है। दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 164 जो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस की धारा 183 हो चुकी है। इसके तहत किसी आरोपी या गवाह का बयान मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज किया जाता है और कांग्रेस नेता ने कहा कि इसे लिखित बयान भी कहा जाता है। इसे गोपनीय दस्तावेज माना जाता है। बघेल ने आरोप लगाया है कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत चंद्राकर के बयान में इस्तेमाल किया गया है फॉन्ट अदालत में इस्तेमाल किए जाने वाले आधिकारिक फॉन्ट से अलग था। तो ये फॉन्ट आया कहां से और किसने इसको पेश किया है? ये स्पष्ट है कि बयान पहले से टाइप किया हुआ था और राज्य के आर्थिक अपराध शाखा यानी एसीबी के अधिकारियों द्वारा एक पेन ड्राइव में अदालत में लाया गया था, ना कि कानून के अनुसार किसी मजिस्ट्रेट द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। बघेल ने कहा है कि फॉरेंसिक विश्लेषण में दो अलग अलग फॉन्ट्स का इस्तेमाल दिखाया गया है, जिससे साबित होता है कि दस्तावेज अदालत में नहीं बनाया गया था। हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर। पीयूष, कहा जा रहा है कि ये अदालत में नहीं बनाया गया था, फॉन्ट्स अलग अलग हैं, तो क्या कुछ लगता है जमीनी स्तर पे क्या सच्चाई सामने आ सकती है? देखिए, पूरा मामला हम दर्शकों को बता दें कि जुलाई का है। जुलाई महीने में निखिल चंद्राकर जो शराब घोटाले से संबंध रखते हैं, जिनकी गिरफ्तारी भी हुई है, उनका लिखित बयान, कलमबद्ध बयान बोल सकते हैं, 164 के तहत सीआरपी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था। और गिरीश देवांगन जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने इस पे आपत्ति दर्ज की थी और जो वकील हैं, 4 वकील जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने इसमें शपथ पत्र देते हुए इसमें जांच की मांग की है, क्योंकि दोनों जो बयान है, एक तो पहली बात यह कि बयान यहाँ पे मीडिया में आ चुका था, जबकि ये गोपनीय दस्तावेज माना जाता है, इसको कैसे लीक किया गया। दूसरी बात, इसी बयान को सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल किया गया है
जो एसीबी के वकील हैं उनके द्वारा, उसमें भी आपत्ति दर्ज की है कांग्रेस ने और इसकी न्यायिक जांच की मांग की है। और उन्होंने सीधा सीधा आरोप, अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो उन्होंने सीधी बात कही है कि ये पूरा षड्यंत्र रचा गया है शराब घोटाला और कोयला घोटाले में कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, और खास तौर पे मुझे बदनाम किया जा रहा है। और इसलिए मैं पूरी जांच की मांग करता हूं, और जो एसीबी के 3 अधिकारी हैं जिनका नाम इसमें हुआ है और जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उनको तत्काल निलंबित किया जाए ताकि वो इसे प्रभावित ना कर पाए। और इसमें पीएमओ जो छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय है उसकी भी संलिप्तता है, क्योंकि उसके अंडर में ही एसीबी आता है, तो उसकी भी न्यायिक जांच की जाए। उन्होंने ये बड़ा आरोप लगाया है छत्तीसगढ़ सरकार पे और मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार पर। ईओडब्ल्यू और एसीबी पर जाली दस्तावेज पेश करने का आरोप लगाना एक छोटी मोटी बात तो नहीं है, तो क्या लगता है ऐसे में क्या प्रशासन से या ईओडब्ल्यू या एसीबी से कोई प्रतिक्रिया निकल कर के सामने आ सकती है, या किस तरह से वो बचाव कर सकते हैं अपना, किस तरह से अपना पक्ष रख सकते हैं? देखिए, अभी तक के तो छत्तीसगढ़ सरकार से कोई प्रतिक्रिया इसमें नहीं आई है और ना ही उनके अधिकृत प्रवक्ताओं ने कुछ कहा है। लेकिन ये बात है कि ये मामला गरमाएगा, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, क्योंकि शपथ पत्र 4 वकीलों ने वहां पे दाखिल किया है और इसकी पूर्ण सत्यता की मांग उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से की है और उसमें न्यायपालिका को भी दोषी माना है। उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका की भी इसमें संबद्धता हो सकती है, क्योंकि जब मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान दर्ज होता है तो वो कागज लीक कैसे हो गया और वो मीडिया तक कैसे पहुंचा, ये भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आरोप है। तो उन्होंने छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर न्यायपालिका तक सबकी जांच की मांग उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत की है और उन्होंने कहा है कि जनता की अदालत से बड़ा कोई अदालत नहीं होता और मैं जनता के सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं कि जितने भी घोटालों में कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो बेबुनियाद है और इसका ये जीता जागता प्रमाण है। माधवी जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद पीयूष जी। बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है हमारे पास में। बिहार चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में सीट बंटवारा का मसला तो सुलझ गया है, लेकिन इंडिया ब्लॉक में इस पर खींचातान अभी भी जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे में पेच फंसे हुए हैं और सीट बंटवारा मसले को सुलझाने के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात भी करेंगे। सूत्रों का कहना है कि राहुल से मुलाकात के दौरान महागठबंधन के सीएम चेहरे पर भी बात की जाएगी। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं और 243 सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होने हैं। 11 नवंबर को मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 11 नवंबर को घोषित हो जाएंगे। वहीं महागठबंधन यानी इंडी ब्लॉक में 8 दल शामिल होंगे। सभी दल ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और 2020 के चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 19 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार भी अगर वो ज्यादा सीटें चाहते हैं, लेकिन उसके जीत के स्ट्राइक रेट को देखते हुए राजद उसे ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती है, तो बिहार की राजनीति में ये थोड़ा सा उथल पुथल देखने को मिल रही है। वहीं सूत्रों का कहना है कि राजद उसे 58 सीटों से ज्यादा देने के मूड में इस समय नहीं दिखाई दे रहा है। दूसरा, वाम दल और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी भी ज्यादा सीटों के लिए राजद पर दबाव बना रहे हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मुलाकात करेंगे दिल्ली में और इसमें आने वाले विधानसभा चुनाव पर इनकी रणनीति भी तय की जाएगी। वहीं पर इंडिया ब्लॉक में इस खींचतान पर सीट बंटवारे को लेकर के मामला तो सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन महागठबंधन में अभी भी सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। हमारे संवाददाता मोहम्मद दानिश जुड़ गया है फोन लाइन पर। मोहम्मद, क्या कुछ देखा जा रहा है तेजस्वी और राहुल की ये जो मुलाकात होगी, क्या कुछ नया रंग ला सकती है राजनीति में? जी देखिए, आज तेजस्वी यादव और महागठबंधन का जो है आज सीट का ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ जो है पिछले दिनों जो कल जो है एनडीए का जो है सीट का ऐलान हो चुका है। तो अब बिहार में विधानसभा चुनाव में जो है डेट भी आ गया और नॉमिनेशन के डेट की भी कुछ ही दिन शेष बच गए हैं। तो इसको लेकर जो है सभी दल जो है तैयारी अपना शुरू कर चुके हैं और आज से जो है
बीजेपी हो, जेडीयू हो या महागठबंधन की टीम हो, वो सभी जो है आज से टिकट देना भी शुरू कर देंगे और अपने अपने सीटों को लेकर भी घोषणा कर देंगे। साथ ही इसमें सबसे बड़ा जो महागठबंधन में है कि वो और वीआईपी के मुकेश सहनी को लेकर है। वीआईपी के मुकेश सहनी का जो डिमांड था वो उप मुख्यमंत्री और ज्यादा से ज्यादा सीटों को लेकर था, मगर ऐसे में देखा जा रहा है कि जितना उनको उप मुख्यमंत्री का तो डिसीजन सरकार बनने के बाद है, मगर ज्यादा सीट की संख्या जो उनको देने की है उससे लेकर जो है महागठबंधन में आपसी सहमति नहीं बन रही थी। इसको लेकर जो है थोड़ा समय लग रहा था, मगर आज जो है कुछ ना कुछ क्लियर करके इन लोगों को भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उम्मीद है। साथ ही साथ एनडीए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 से 4 बजे तक कर सकती है। साथ उसमें जो है लगभग जो है जेडीयू और बीजेपी 101 सीट पर लड़ने जा रही है। चिराग पासवान 29 सीट पर, मांझी की पार्टी 6 और उपेंद्र कुशवाहा 6 सीट पर है। तो एनडीए की इसलिए जो है तस्वीरें साफ हो चुकी है। अब जो है सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन का बच गया। महागठबंधन आज से कल तक में इनको भी आज की करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करते हैं तो इनको लेकर जो है, क्योंकि 17 को लास्ट डेट है नॉमिनेशन का, तो इसमें जो है समय बहुत कम बच जाएगा और फर्स्ट फेज का चुनाव के लिए जो है जितने भी दल है वो सभी तैयारी कर रहे हैं। तो कांग्रेस तो ज्यादा से ज्यादा सीटें बटोरने जा रही है, लेकिन राजद कुछ मूड में नहीं दिख रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि क्या कांग्रेस राजद से ज्यादा सीटें बटोर पाएगी, या इस जो बैठक होगी इस बैठक में क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, कांग्रेस की जहां तक की बात है, उनको 55 से लेकर 58 तक सीटें की संख्या ही में उनको मिलने जा रही है। साथ ही साथ जो है जो अभी तक जो हम लोगों की सूत्र के हवाले से जो खबर आ रही है, वो सीट की संख्या के साथ साथ जो जिला में सीट है उसको लेकर भी मामला फंसा हुआ है। तो ये सबसे अहम ये माना जा रहा है कि जिला में सीट की कौन सीट पर किसकी उम्मीदवारी रहेगी, इसको लेकर ज्यादा ये चल रही है। साथ ही साथ जो रहा बात सीट का, तो सीट में जो 55 से 58 के ही बीच में रहेगा। उससे एक प्लस हो सकता है, एक माइनस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं है। रहा बात आरजेडी की, तो वो 130 से 136 के बीच में ही वो भी अपने सीट को कर रहे हैं। तो जितने भी दल है वो नीचे ही आए हैं, प्लस में कोई नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दानिश हमारे साथ जुड़ने के लिए। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। देहरादून में सीएम धामी की कैबिनेट मीटिंग आज होगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक आज होने वाली है। देहरादून में बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि समेत कई विभागों में बदलाव भी संभव किया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने उत्तराखंड से। उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक हो सकती है और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न की जाएगी और बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हो सकती है और कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। आपको बता दें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि समेत अन्य कई विभागों को लेकर कई बदलाव देखे जा सकते हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है। आज ये बैठक होगी देहरादून में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सामने। आज सीएम धामी मंत्रिमंडल को तलब कर चुके हैं और मंत्रिमंडल की बैठक आज सीएम धामी ने बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता में भी सीएम धामी करेंगे और बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कई अन्य विभागों में बदलाव भी संभव हो सकता है। इस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।